दोस्तों, आप इंडिया ही नहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, पीने का साफ पानी भले ही ना मिले, कोक या पेप्सी आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की खोज आज से 200 साल पहले इत्तेफाक से हुई थी, जिसे रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं बल्कि मेडिसिन्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस दौर से आज की सिचुएशन में पहुंचने तक इस इंडस्ट्री में इतनी उत्पत्ति हुई कि आप हैरान हो जाएंगे। कभी सोचा है अपने आखिर इतनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में कोई इंडियन ब्रांड कोक और पेप्सी के सामने टिक क्यों नहीं पाई? पार्ले जैसे फेमस इंडियन ब्रांड्स के कोल्ड स्पॉट, लिम्का और थम्स अप जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स ने अमेरिका ब्रांड्स की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनके बोतल पर ही कोका कोला का नाम लिखा होता है। एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी से डरी भारत सरकार ने कोका कोला को इंडिया से बाहर फेंक दिया था। पेप्सी के लाख कोशिश के बावजूद उसे इंडिया आने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उनसे टक्कर लेने के लिए गवर्नमेंट ने अपना खुद का सॉफ्ट ड्रिंक 77 भी लॉन्च किया, लेकिन आखिरकार हम हार गए। कोक फिर से इंडिया वापस आई, जबकि पेप्सी को हमें खुद ही बुलाना पड़ा और अपनी ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी से उन्होंने इंडिया में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बिजनेस के सारे इक्वेशन बदल दिए। इस कोलाबार की इंटरेस्टिंग जर्नी में देशभक्ति है, साजिश भी है और सक्सेस भी। और इस वार में अभी नया चैप्टर जुड़ने वाला है, क्योंकि टेलीकॉम में धूम मचाने के बाद रिलायंस ग्रुप ने पिछले साल कैंपा कोला को एक्वायर कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की आज तक की पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं। ये बात है 1767 की, जब एक ब्रिटिश मैन जोसेफ प्रेस्ली ने बियर बनाते समय एक्सीडेंटली पानी में CO2 को डिसॉल्व कर दिया था। और जब इस पानी को टेस्ट किया तो इसका टेस्ट उनको काफ़ी अच्छा लगा। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड को जब हाई प्रेशर पर पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो एक फिश बनाता है, और जैसे हम प्रेशर हटाते हैं तो उसमें बबल बनने लगता है, और इसी को हम सोडा वाटर बोलते हैं। कि सोडा वाटर का हेल्थ बेनिफिट बताकर कुछ लोगों ने इसे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल्स में सोडा मशीन इंस्टॉल की जाने लगी। लेकिन अगले कई दशक तक प्लेन सोडा वाटर से कहानी आगे नहीं बढ़ी। फिर दौर आया 1880s का, जब अमेरिका का सिविल वॉर में घायल संघर्ष दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मॉर्फिन के एडिक्ट होते जा रहे थे। इस लत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर जॉन पिम्बर्टन नाम के एक फार्मासिस्ट ने सोडा वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ताकि मॉर्फिन का कोई अल्टरनेट मिल जाएंगे। और कुछ ही दिनों में उन्हें एक टेस्टी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने में सफलता मिली, जिसे उन्होंने नाम दिया कोका कोला। और यहीं से शुरुआत हुई कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के एक नई कैटेगरी कोला की। और इसके लगभग एक दशक बाद 1893 में अमेरिका के कैल ब्रैंडन ने पेप्सी की शुरुआत की। तो दोस्तों, ऐसे शुरू हुई अमेरिका में कोला की कहानी। लेकिन अब वापस लौटते हैं अपने देश इंडिया। साल था 1837, जब कोक और पेप्सी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी। मुंबई की एक केमिस्ट ने रोजर्स के नाम से क्लब सोडा बेचना शुरू किया, जिसकी डिमांड क्लब, होटल्स और बार्स में तेजी से बढ़ने लगी। जिसे देखकर पारसी बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना इस सोडा ड्रिंक को आम लोगों तक भी पहुंचाया जाए, और अलग अलग फ्लेवर्स के साथ वो भी इस बिजनेस में एंटर कर गए। पालनजी सोडा और डेसियर्स और ड्यूक सोडा जैसे कई लोकल्स प्लेयर्स भी मार्केट में आ गए, जिनकी पहुंच सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी। लेकिन गांव देहात में भी बनता यह गोला सोडा
खूब पॉपुलर होने लगा, लेकिन तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमें अपना गुलाम बना चुकी थी, इसलिए इस इंडस्ट्री में कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ। समय बीतता गया और फिर साल आया 1947, जब देश आज़ाद हुआ और शुरुआत हुई इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को कैप्चर करने की लड़ाई, जिस पर सबसे पहली नज़र थी कोका कोला और पेप्सी। लेकिन उससे भी पहले अपने देश की पाली कंपनी ने साल 1949 में ग्लूकोला के नाम से अपना सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतार दिया, लेकिन पेप्सी ने कोला नाम पर ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उसने इंडिया में कोला का ट्रेडमार्क पहले ही ले रखा था। पाली ने जब नाम बदलकर पाली कोला किया, तब भी पेप्सी इस नाम पर एग्री नहीं हुआ, इसलिए 2 साल की कानूनी लड़ाई से तंग आकर पाली ने इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। एक तरफ जहां पेप्सी कानूनी लड़ाई में पड़ा था, उसी बीच कोका कोला इंडिया आकर दिल्ली में अपना पहला बोटलिंग प्लांट एस्टेब्लिश कर लिया और उसके कुछ ही दिनों बाद पेप्सी भी इंडिया आ गई। अब उनके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन पाली ने 1952 में फिर से कमबैक किया और कोला फ्लेवर्स में नई बल्कि एक ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक गोल्ड स्पॉट को मार्केट पे लॉन्च कर दिया। इसी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, खासकर बच्चे इसके फैन हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट बाहर की कंपनी से काफ़ी डरी हुई थी। वो लोकल कंपनीज और लोकल प्रोडक्शंस को फेवर कर दिए, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहती थी और इस बात का अंदेशा कोका कोला को भी था कि गवर्नमेंट कोई सख्त कदम उठा सकती है, इसलिए काफ़ी तेज़ी से उसने अपने पेनिट्रेशन गांव-गांव तक बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक की आदत पड़ जाए और अपनी इसी स्ट्रेटजी में वो काफ़ी हद तक सफल भी होने लगा। लेकिन गवर्नमेंट उस समय कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि वो तो ऑलरेडी 62 की चाइना वार और 65 की पाकिस्तान वार जैसे सीरियस मुद्दों में उलझी हुई थी। कोक की पॉपुलैरिटी के सामने पेप्सी की सेल्स इतनी गिर गई कि उसने इंडिया में अपना बिजनेस ही बंद कर दिया। अब मार्केट में केवल पार्ली और कोका कोला 2 ही बड़े ब्रांड्स बचे थे, लेकिन पार्ली ने कोक से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स को अवॉइड करते हुए साल 1971 में कोला फ्लेवर्स नहीं बल्कि लिम्का को लॉन्च किया, जो फीमेल्स में काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन उसी साल के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और 1973 में फेरा लागू कर दिया गया, जिसके तहत कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में 14% से ज़्यादा स्टेक होल्ड नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट और कोक के बीच बातचीत का दौर चल ही रहा था। उसी दौरान 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई और जब 2 साल बाद फिर से चुनाव हुई तो जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और जॉर्ज फर्नांडिस मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री बनाए गए, जो कोक और पेप्सी जैसे फॉरेन कंपनीज के सख्त खिलाफ थे। कोका कोला को जिस बात का अंदेशा पहले से था वही हो गया। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वह अपना 60% स्टेक गवर्नमेंट या किसी इंडियन पार्टनर को शेयर करते या फिर इंडिया छोड़कर चले जाते। और फेरा लागू होने के बाद कोका कोला अपनी कंपनी में किसी को पार्टनर बनाने की बजाय साल 1977 में अपने 22 बोटलिंग प्लांट बंद करके और 10,000 लोगों का बेरोजगार करके इंडिया से वापस चली गई, क्योंकि अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वह अपने ट्रेड सीक्रेट, अपने प्रोडक्शन प्लान्स और अपने फॉर्मूला के सीक्रेट्स उन्हें देने पड़ते। और दोस्तों, आपको पता है आज लगभग
150 साल के बाद भी कोक और पेप्सी का फॉर्मूला इंडस्ट्री का टॉप सीक्रेट है। यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉयज़ को भी पता नहीं होता कि उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। गवर्नमेंट के इस डिसीजन से पार्ले और लोकल प्लेयर्स काफ़ी खुश थे, क्योंकि कोक ने लोगों को जो कोल्ड ड्रिंक की लत लगाई थी उसका ऑप्शन अब सिर्फ लोकल ब्रांड्स ही बचे थे। अब पार्ले तेज़ी से अपना फुटप्रिंट बढ़ाने में लग गया और गोल्ड स्पॉट लिम्का अलावा माजा को भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी तो कहानी यहाँ से शुरू हुई है। कोक और पेप्सी के जाने के बाद जो 10,000 लोग बेरोजगार हुए थे वो जॉर्ज फर्नांडिस के घर के सामने प्रोटेस्ट करने लगे और कोला फ्लेवर्स मार्केट में मौजूद नहीं होने से उनसे स्मगल्ड कोक इंडिया में 3 गुने दाम पर बेचने लगे। इसका रास्ता निकालने के लिए गवर्नमेंट ने खुद ही कोल्ड ड्रिंक बनाना शुरू किया और मार्केट में 77 के नाम से लॉन्च कर दिया। लेकिन इसका टेस्ट कोक से बिल्कुल अलग था, इसलिए लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और इसी मौके का फ़ायदा उठाया कोक से मिलता जुलता टेस्ट में थम्स अप को मार्केट में उतार दिया, जो तुरंत ही हिट हो गई। लेकिन पार्ले की चुनौतियां कम होने वाली नहीं थी। दरअसल कोका कोला के एग्जिस्ट से पहले जिस कंपनी से वो बोटलिंग करवाते थे उसका नाम था प्योर ड्रिंक्स, जिनके मशीनरी और सारे वर्कर्स खाली हो गए थे। उन्होंने कोका कोला की जगह लेने के लिए अपनी खुद की एक कोल्ड ड्रिंक मार्केट में लॉन्च कर दी जिसका नाम था केम्पा कोला और इसके 3 फ्लेवर्स कोला ऑरेंज, लेमन, पार्ले, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को कड़ी टक्कर देने लगी रही। बात 77 की तो इंदिरा गांधी फिर जब 1980 में सत्ता में वापस आई, उन्होंने तुरंत इसका प्रोडक्शन बंद करा दिया, क्योंकि उनके 77 के डिफीट को सेलिब्रेट करने के लिए इसका नाम 77 रखा गया था। अब मार्केट में सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर्स बचे थे, पार्ले और केम्पा कोला। सलमान खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज केम्पा कोला का एड कर रहे थे और अपने देश के ही 2 कंपनियां आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर साल 1988 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को फिर से पलट दिया। हुआ युवक इंडिया गवर्नमेंट ने पेप्सी को जुबिलेंट के साथ पार्टनरशिप में इंडिया आने के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। दरअसल 1984 में इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो पंजाब में हुए दंगों ने वहां के लोगों को सड़क पर ला दिया। युद्ध, बेरोजगार हो गए, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी रिवाइवल प्लान पर काम किया जा सके। तब राजीव गांधी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रोल को काम करने पर विचार करने लगे। पेप्सी तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। उसने पंजाब में एग्रो रिसर्च सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और बॉटलिंग प्लांट लगाने के नाम पर 14 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्रपोजल रखा और इस प्रपोजल पर कई बार कैबिनेट मीटिंग और सालों की डिस्कशन के बाद 1989 में पेप्सी को इंडिया में वापस आने की इजाज़त दे दी गई। आज पेप्सी इंडिया में अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अलावा बटर और जूस के साथ ही स्नैक्स एंड फूड इंडस्ट्री के एक बड़े हिस्से पर दबदबा बनाई हुई है। उधर कोका कोला भी पेप्सी के इंडिया में एंट्री पर नज़र बनाए हुई थी और खुद मौके की तलाश में थी और वो मौका उन्हें मिला 1991 में, जब देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था और बैंक्रप्सी के बचने के लिए गवर्नमेंट को विदेशी कंपनी के लिए इंडिया मार्केट ओपन करना पड़ा। कोका कोला इंडिया में इतना पैसा लगाने को तैयार था कि गवर्नमेंट ने तुरंत उन्हें हरी झंडी दे दी और जब 16 साल बाद फिर से कोक की इंडिया में वापस हुई तो पार्ले क्लियर कट मार्केट लीडर था, जिसके थम्स अप ने
20% मार्केट पर कब्जा किया हुआ था और उसके 62 बॉटलिंग प्लांट्स और तगड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सामने कोका कोला को बहुत काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन कोक की बिजनेस स्ट्रेटेजी के सामने पार्ले बहुत ही छोटा प्लेयर था। उसने ऐसा दांव चला कि पार्ले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी बॉटलिंग प्लांट से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दरअसल पार्ले के 62 बॉटलिंग प्लांट्स में केवल 4 ही उनके खुद के थे, बाकी के 58 कॉन्ट्रैक्ट पर थे। कोक ने उन कॉन्ट्रैक्ट बॉटलर से अप्रूवल लिया और पार्ले से बेहतर ऑफर देकर ज़्यादातर बॉटलर्स को अपने साथ मिला लिया। देखते ही देखते पार्ले की डिमांड और सप्लाई को पूरा बैलेंस ही बिगाड़ गया और मजबूर होकर सितंबर 93 में पार्ले को अपना कोल्ड ड्रिंक बिजनेस कोका कोला की हाथ 60 मिलियन में बेचना पड़ा। अब सीधे सीधे इंडिया को 50% कोल्ड ड्रिंक मार्केट कोका कोला की गिरफ्त में आ गया और बाकी बचे 50% में भी सेंट लगाने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 15 to 20% की जो हिस्सेदारी कैंपा कोला की थी वो खुद कोक की तरफ शिफ्ट होने लगी, क्योंकि लोग ऐसा मानने लगे कि जब ओरिजिनल कोक ही वापस आ गई तो हम उसका डुप्लीकेट क्यों पिए। कोका कोला ने पार्ले के सभी प्रोडक्ट्स की जगह अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करना शुरू किया, जैसे उसने गोल्ड स्पॉट को फैंटेसी, लिम्का को स्प्राइट से और फिर थम्स अप को अपने मेन प्रोडक्ट कोका कोला से रिप्लेस कर दिया। लेकिन थम्स अप के बंद होते ही पेप्सी के मार्केट शेयर में तेजी से इजाफा होने लगा और कोक की सेल्स गिरने लगी, जिसके बाद कोका कोला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन थम्स अप को कंटिन्यू किया। साथ ही कुछ दिनों बाद उन्हें लिम्का को भी रिकॉल करना पड़ा। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। आखिर इसमें होता ही क्या है? कार्बोनेटेड वाटर, लॉट्स ऑफ शुगर और कुछ सीक्रेट नेचुरल फ्लेवर्स। लेकिन इंडिया के लोग आज भी पेप्सी या कोक से ज़्यादा इंडियन इंग्रेडिएंट से इंडिया में ही बनी थम्स अप को पसंद करती हैं, जिससे कि कोका कोला 50% मार्केट शेयर के साथ आज इंडिया की टॉप सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है। और इसी पोटेंशियल को अब समझा है रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी ने, जिन्होंने 2023 में लगभग बंद हो चुकी कैंपा कोला ब्रांड को प्योर ड्रिंक से 22 करोड़ में एक्वायर किया है। आपको क्या लगता है कि जियो की तरह इस इंडस्ट्री में भी कुछ तूफानी होने वाला है? कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।